हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब? आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वे टू लबासना। एंड आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 43, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर इलेक्शन कमीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी टर्म एंड एनी कॉन्सेप्ट, जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद 24 आवर। तो जो यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूपीएससी बोलते हैं, वो सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। मतलब वो रिक्रूट करती है और ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इन द सेंस कि जो इसकी पावर्स हैं डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव होती हैं। जो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने ये लाइन नहीं लिखी हुई थी, लेकिन वहाँ पे भी मैंने आपको ये लाइन बोली थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इसलिए है बिकॉज उसकी जो पावर है डायरेक्टली ड्राइव होती है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये क्रिएट की गई डायरेक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी अमेंडमेंट के थ्रू नहीं। और जो आर्टिकल 315 टू 323 है पार्ट 14 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कंटेन करता है इलेबोरेट प्रोविजन रिगार्डिंग द कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल मेंबर्स का अलॉन्ग विद इंडिपेंडेंट पावर्स एंड फंक्शन यूपीएससी के। कि इस आर्टिकल की जो रेंज है 315 से 323 में, जो भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, एंड जो आपको फाइनल पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको ये एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी पूरी। प्लस जो हमारा मेन चैनल है वहाँ पे जो फाइनल डिस्कशन होगा, तो वहाँ पे आपको इसकी पूरी ही जो हर आर्टिकल्स में क्या क्या मेंशन है हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कंपोजिशन। तो यूपीएससी में चेयरमैन होता है और अदर मेंबर्स होते हैं जो अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है बिना ही स्पेसिफाई किए कि स्ट्रेंथ क्या होगी, कितने मेंबर होंगे, उसने ये सभी जो पावर है, ये मैटर है, ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनर पे छोड़ दिया कि उनकी इच्छा है जो कंपोजिशन उन्हें डिटरमाइन करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अभी तक प्रेसिडेंट ही चल रहा है कि जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट, प्लस जो स्ट्रेंथ होगी वो प्रेसिडेंट। यूजुअली जो कमीशन है उसमें 9 से 11 मेंबर होते हैं, 9 to 11, जिसमें चेयरमैन साहब भी इंक्लूड होते हैं। और कोई भी अदर क्वालिफिकेशन जो है कमीशन में प्रिस्क्राइब नहीं की गई है रिगार्डिंग इस मेंबरशिप, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका मतलब प्रिस्क्राइब नहीं की है, एक्सेप्ट कि इसके जो आधे मेंबर हैं, 1/2 ऑफ द मेंबर कमीशन के ऐसे लो होना चाहिए जो अपना ऑफिस एटलीस्ट 10 साल के लिए होल्ड करके रखें, आइदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या किसी स्टेट में उन्होंने 10 साल काम किया हो, तो वो एक एलिजिबिलिटी यहाँ पे रखी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को कि कंडीशन ऑफ सर्विस भी चेयरमैन और मेंबर की डिटरमाइन करेंगे। आप ध्यान दीजिए, आपको इलेक्शन कमीशन में भी मैंने ध्यान मतलब ये एनालाइज बताया था अपना कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हम पढ़ने वाले हैं उसमें जब कंडीशन ऑफ सर्विस की बात होगी तो आप आग बंद करके वहाँ पे प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। तो वहाँ पे भी और यहाँ पे भी देख लीजिए, आप अपना एनालाइज खुद कीजिए। और चेयरमैन जो मेंबर होते हैं कमीशन के, वो होल्ड करते हैं 6 साल के लिए ऑफिस अंटिल या 65 ईयर। तो 665 जो आपको याद कराया गया था इलेक्शन कमीशन में, यहाँ पे भी वही है। और ये अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं अपना रेजिग्नेशन दे के प्रेजिडेंट। तो आप देखिए ऊपर से नीचे तक अब तक यहाँ पे प्रेसिडेंट ही चल रहा है। अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, स्ट्रेंथ भी प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनर है, उनकी इच्छा है, प्लस जो कंडीशन ऑफ सर्विस है वो भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे, प्लस रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देना है। और प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी मेंबर को यूपीएससी के एज एक्टिंग चेयरमैन किन सर्कमस्टेंसेस में, अगर ऑफिस वैकेंट हो। सेकंड थिंग, जब जो चेयरमैन है वो अनेबल है कि परफॉर्म कर सके फंक्शन, या तो एब्सेंस के कारण या किसी और रीज़न के कारण, तो जो एक्टिंग चेयरमैन है वो फंक्शन करता है टिल पर्सन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंटर ऑन द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस, और टिल द चेयरमैन इज एबल टू रिज्यूम हिज ड्यूटीज। तो दोनों ही चीज़ें में, या तो वेकेंट ऑफिस, तो आपको ये 2 कीवर्ड क्लियर होना चाहिए। वेकेंट होता है जो ऑफिस जब होता है कि प्रेसिडेंट, ये जो चेयरमैन है अदर डेथ होगी या रिजाइन कर दिया, लेकिन एब्सेंट का केस तो आप सिंपल कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि वो ऑफिस तो होल्ड करके रखा है लेकिन वो आज आए नहीं है। तो इन दोनों ही केसेस में एक्टिव जो चेयरमैन है फंक्शन करेंगे जब तक जो चेयरमैन है अपने ऑफिस में एंटर नहीं कर जाते और अपने जो ड्यूटीज़ है उन्हें रिज्यूम नहीं कर सकते करते जब तक। और रिमूवल दिया हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन को भी, और जो अदर मेंबर होते हैं यूपीएससी के किन किन कंडीशन में, अगर वो एब्जॉर्ड एंड इंसॉल्वेंट सोन हो जाए, जैसे गोन बैंकरप्ट, और दूसरे में वो एंगेज हो जाए किसी टर्म ऑफ ऑफिस में, किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में, कि अपना जो ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ में जो चल रहा है उनका टर्म, उसके दौरान वो किसी प्राइवेट पेड एम्प्लॉयमेंट में लग जाए या किसी और में भी, नॉट ओनली प्राइवेट। और इफ इज ऑन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अगर वो अनफिट है कंटिन्यू करने में इस ऑफिस को, माइंड के या बॉडी के इन्फर्मिटी के कारण, तो इन्हीं सब केसेस में उनको रिमूव कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट साहब द्वारा। और इस एडिशन में
जो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन को या अदर जो मेंबर्स होते हैं यूपीएससी को मिसबिहेवियर के लिए भी। वो यहाँ पे अगर उन्हें मिसबिहेवियर, पहले ऊपर आपने 3 कंडीशन पढ़ी वो क्लियर, 4th है इसमें अलग से मिसबिहेवियर। लेकिन जब मिसबिहेवियर का केस होगा तो प्रेसिडेंट साहब को ये मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना पड़ेगा इंक्वायरी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट अगर इंक्वायरी के बाद अपहोल्ड कर देती है, सही ठहराती है कि जो रिमूवल का कारण बिल्कुल सही है और एडवाइस करती है, तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन और मेंबर दोनों को। और इस प्रोविजन में जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगा वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रेसिडेंट है वो सस्पेंड कर सकते हैं चेयरमैन को और मेंबर यूपीएससी के। और इस टर्म को यहाँ पे डिफाइन किया गया जो मिसबिहेवियर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो चेयरमैन या कोई अदर मेंबर यूपीएससी का वो मिसबिहेवियर के गिल्टी कब ठहराया जाएगा, अगर वो कंसर्न या इंटरेस्टेड हो किसी भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में और किसी भी उस कॉन्ट्रैक्ट से हुए प्रॉफिट में, दोनों ही केसेस में उसको मिसबिहेवियर के लिए गिल्टी कंसिडर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस, जो हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आता ही है इंडिपेंडेंस, कि वो दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर वर्क ना करें। तभी जो हमारा फर्स्ट पेज पे फर्स्ट लाइन यही होती है कि इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। तो जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं यूपीएससी के वो कैसे रिमूव होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, किस मैनर में, उस मैनर में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और ये इंजॉय करते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जैसे आपको इलेक्शन कमीशन ने बताया था, एज सिमिलर टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और वो रिमूव होते हैं एज पर द जुडिशरी इंक्वायरी एक्ट 1968, जो हम सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब जो कंडीशन ऑफ सर्विस दोनों की है वो प्रेसिडेंट साहब द्वारा डिटरमाइन की जाएगी। और एक बार जो डिटरमाइन वो बार बार वेरी नहीं होगी, उनके एडवांटेज की बजाय डिसएडवांटेज नहीं होगा वंस दे आर अपॉइंटेड। और जो भी खर्चा होगा उनका एक्सपेंसिस इंक्लूडिंग सैलरी अलाउंसेस और पेंशन, चेयरमैन की भी और मेंबर भी यूपीएससी के, वो कंसोलिडेट फंड पे चार्ज की जाएगी। देयरफॉर दे आर नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है चार्ज अपॉन एंड चार्ज ऑन, तो ये हम पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि वोटेबल पार्ट कौन सा होता है, नॉन वोटेबल कौन सा। और जो चेयरमैन होते हैं यूपीएससी के, जब एक बार अपना ऑफिस छोड़ देते हैं वो एलिजिबल नहीं होते किसी भी फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट में। लेकिन जो मेंबर होते हैं उनके लिए ऐसा नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखेंगे, जो टॉप मोस्ट पोजीशन बैठा है उसके लिए कुछ नहीं बचता यूपीएससी में। और जो नीचे की कोई पोस्ट पे या तो स्टेट में चेयरमैन हो या इस मेंबर है यूपीएससी का, तो अगर वो एक लेवल ऊपर जा सकता है तो वो एलिजिबल होता है। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे आप। तो जो मेंबर है यूपीएससी का, आप देखिए अब वो ऊपर जा सकता है, चेयरमैन बन सकता है। तो जब वो अपना ऑफिस छोड़ देता है तो एज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या एसपीएससी दोनों के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन और भी जो गवर्नमेंट के ऑफिस है उनमें नहीं एलिजिबल होता। सेकेंड थिंग, जो चेयरमैन यूपीएससी का मेंबर है, वंस जैसे हमने बात की कि ऊपर जा सकते हैं, करेक्ट। लेकिन जो सपोज कि ये ए है ये बी है, दोनों ने जो इन्होंने 1 इसका ऑफिस था, इसका 2 ऑफिस था। जब एक बार ये ऑफिस अपना ऑफिस छोड़ चुके हैं, इनका टर्म कंप्लीट हो चुका है और जो भी है, तो उसके बाद ये दोबारा उस ऑफिस में नहीं आ सकते, ये एलिजिबल नहीं है फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म कंप्लीट होने के बाद, मीन्स जो 665 पढ़ा हमने, उसके बाद सेकंड टर्म के लिए उस सेम ऑफिस में वो एलिजिबल नहीं होंगे। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। फंक्शन पढ़ते हैं कि यूपीएससी क्या क्या परफॉर्म करता है। पहला हमें सबको ही पता है कि ये कंडक्ट कराता है एग्जामिनेशन ऑल इंडिया सर्विसेज के अपॉइंटमेंट के लिए, सेंट्रल सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज के लिए भी। और ये स्टेट को भी असिस्ट करता है कि वो फ्रेम करें, स्कीम बनाएं ज्वाइंट रिक्रूटमेंट के लिए। और ये सर्व करता है सभी और भी नीड स्टेट की, अगर स्टेट गवर्नर द्वारा रिक्वेस्ट की जाए और उस रिक्वेस्ट को प्रेसिडेंट साहब अप्रूव कर दें। और पर्सनल मैनेजमेंट में भी इसको कंसल्ट किया जाता है कि जो सिविल और सिविल पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए और जो भी प्रमोशन में प्रिंसिपल्स यूज़ होंगे अपॉइंटमेंट सी सर्विसेज में भी और पोस्ट में भी, उसके रिगार्डिंग भी। और बस ये कीवर्ड याद रखें कि रिगार्डिंग सी सर्विसेज अपॉइंटमेंट सिविल और सिविल पोस्ट के लिए, और कैंडिडेट सुटेबल है नहीं अपॉइंटमेंट के लिए, उसके लिए भी इसको कंसल्ट किया जाता है। फोर्थ है सभी डिसिप्लिनरी मैटर रिगार्डिंग की जो इफेक्ट करते हैं पर्सन को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सर्व कर रहा है सिविल कैपेसिटीज़ में, कि इंक्लूडिंग जो मेमोरियल पिटीशन भी लगाए जाते हैं, इंक्लूडिंग शेंशर की वो सीवियर डिसअप्रूवल हो गया, अगर उसका प्रमोशन विदहोल्ड कर दिया गया या कोई भी उससे लॉस हो रहा है या सर्विस से रिमूव कर दिया जाए, इनके रिगार्डिंग भी यूपीएससी फंक्शन करता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग की है, बस आप इसको रटिएगा नहीं, आपको अंडरस्टैंड करने हैं तब आप आंसर राइटिंग में इसको प्रोड्यूस कर पाएंगे, अदरवाइज आपके माइंड में बस दर्द ही होना है आप जितना भी क्राइम करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है कि कोई भी क्लेम
लीगल एक्सपेंसेस के द्वारा जो सिविल सर्वेंट के द्वारा किया गया है, अगर वो लीगली डिफेंड करता है, अगर उससे पूछा जाता है तो उसके रिगार्डिंग भी यूपीएससी फंक्शन करता है। तो ओनली एनी अवार्ड सिमिलर पॉइंट इसके जगह है। और कोई टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट भी होना है कि जिसका या तो टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट या किसी का टर्म एक्सटेंड करना है, उसके रिगार्डिंग भी। मैटर्स जो ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विस या एम्प्लॉयमेंट सिमिलर है ये भी, या कोई भी पर्सनल मैनेजमेंट का सवाल ये मैटर उसके रिगार्डिंग यूपीएससी कंसल्ट किया जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि अगर गवर्नमेंट फेल होती है, यूपीएससी से कंसल्ट नहीं कर पाती इन द मैटर जो अब हमने मेंशन किए हैं, तो जो सर्वेंट है उसके पास अब कोई रेमेडी नहीं बचती कोर्ट के अंदर। दूसरे शब्दों में कहें कि जो कोर्ट है वो हेल्ड दैट कि कोई भी अगर इरेगुलरिटी होती है, इरेगुलरिटी इन द सेंस कि यूपीएससी प्लस गवर्नमेंट कंसल्ट नहीं कर पाए, इन केस में कि जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो इनवैलिड नहीं होगा। कोर्ट हेल्ड दैट एनी इरेगुलरिटी इन कंसल्टेशन विद द यूपीएससी और एक्टिंग विदाउट कंसल्टेशन डज नॉट इनवैलिडेट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। थर्स जो प्रोविजन है डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। सिमिलरली कोर्ट ने कहा है कि जो सिलेक्शन है यूपीएससी का वो किसी भी पर्सन के ऊपर राइट नहीं दे देता उस कैंडिडेट के ऊपर कि वो पोस्ट उसकी ही है। जो एडिशनल फंक्शन रिगार्डिंग सर्विसेज है यूपीएससी का, वो पार्लियामेंट उसको बढ़ा सकती है। इट कैन ऑल्सो प्लेस पर्सनल सिस्टम ऑफ एनी अथॉरिटी, या किसी भी इंस्टीट्यूशन का अगर कोई भी काम है वो यूपीएससी के जुडिक्शन में डाल सकती है कि आपको ये काम करना है। तो ये पावर किसके पास है? ये पावर है पार्लियामेंट के पास। हेंस जो जुडिक्शन है यूपीएससी का वो एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। यूपीएससी प्रेजेंट करती है अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को अपनी परफॉर्मेंस में, फिर वो दोनों ही हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने रखते हैं मेमोरेंडा की एक्सप्लेनेशन की कौन सी एडवाइस कमीशन की एक्सेप्टेबल नहीं है या नहीं है। अगर जो नहीं है वो उसका रीज़न देना पड़ता है। और ये यहाँ पे भी दिया हुआ है कि जो सच केसेस नॉन एक्सेप्टेंस के होते हैं उन्हें पहले अप्रूव किया जाता है कि एक्सेप्ट क्यों नहीं हुए। अप्रूव ये अपॉइंटमेंट कमेटी यूनियन की ये जो कैबिनेट कमेटीज चैप्टर है वहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो किसी भी इंडिविजुअल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि जो यूपीएससी की एडवाइस को रिजेक्ट कर सके। लिमिटेशन देखते हैं कि कौन से मैटर्स आउटसाइड रखे हैं जुडिक्शन से कि जुडिक्शन में नहीं आते। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि पार्लियामेंट की पावर है कि इनके जुडिक्शन को इंक्रीज करने की, और जुडिक्शन इन द सेंस कि किन किन एरिया में अपने डिसीजन दे सकते हैं। यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाएगा जब रिजर्वेशन करते हैं अपॉइंटमेंट में और पोस्ट में बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में, वाइल टेकिंग कंसिडरेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के क्लेम्स, विद रिगार्ड टू सिलेक्शन चेयरमैनशिप और मेंबरशिप कमीशन का या ट्रिब्यूनल का पोस्ट हायर डिप्लोमेटिक नेचर का, और विद रिगार्ड टू सिलेक्शन टेम्परेरी और ऑफिशियलिटी अपॉइंटमेंट का किसी भी पर्सन का अपॉइंटमेंट इज नॉट लाइकली टू होल्ड द पोस्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। तो आपको चारों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। पहला रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में, दूसरा कि जो एससी और एसटी के क्लेम है कि उन्हें अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए सर्विस में, उनके रिगार्डिंग भी इसकी कोई पावर नहीं है। और चेयरमैन और मेंबरशिप कमीशन का या किसी भी ट्रिब्यूनल का या हाई डिप्लोमेटिक नेचर का या ग्रुप सी का या ग्रुप डी के सर्विस में का सिलेक्शन भी रिगार्डिंग भी इसका कोई मैटर नहीं है। फोर्थ, विद रिगार्ड टू सिलेक्शन टेम्प्रेरी या अपॉइंटिंग पोस्ट के लिए कि जिनकी 1 साल से ज़्यादा टेन्योर नहीं है, उनके रिगार्डिंग भी इसका कोई जुडिक्शन एक्सटेंड नहीं करता। और पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी पोस्ट को या सर्विसेज को या मैटर को यूपीएससी के प्रोव्यू से बाहर निकाल कर रख सकते हैं। ये पावर है प्रेसिडेंट के पास। और जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है कि प्रेसिडेंट इन रेस्पेक्ट ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल जो सर्विसेज हैं और पोस्ट हैं रेगुलेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं इन मैटर में। और वो ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी को उन्हें कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। बट ऑल सच रेगुलेशन जो प्रेसिडेंट बनाएंगे बिना ही कंसल्ट किए यूपीएससी से, उन्हें वो पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा 14 दिन के लिए, और पार्लियामेंट उसको अमेंड भी कर सकती है और रिपील भी। अब यहाँ पे रोल दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी को एज अ वॉचडॉग कहती है मेरिट सिस्टम का, जो हम जानते ही हैं। और ये कंसर्न नहीं है क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हमने ऊपर देखा है कि ये किसी भी कैंडिडेट को राइट नहीं दे देता कि ये राइट टू पोस्ट का यूपीएससी अगर किसी को रिक्वेस्ट करती है तो उसका बस एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का काम है। और जो क्लासिफिकेशन है वो सर्विसेज का, पे का, सर्विस का, कैडर मैनेजमेंट का कि क्या कैडर मिलना है, ट्रेनिंग, यूपीएससी कंसल्ट नहीं करती। ये हैंडल किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, वन ऑफ द 3 डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल प्रोविडेंसेस और पेंशन के थ्रू के अंडर आते हैं। इसके थ्रू ही ये जो हमारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स है निकाला जाता है।
ध्यान रखेंगे। देयरफॉर जो यूपीएससी है ओनली अ सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, और जो हमारा डीओपीटी है वो सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है। डेट्स वाई जो आई कार्ड्स भी होते हैं लबासना के, उनके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग होता है, और जो आपका मेल भी आता है कि यू आर रिक्रूटिंग, कि आपको ये पोस्ट मिली है, आईएएस आईपीएस क्या अलॉट हुआ है, वो भी डीओपीटी से ही आता है। और जो रोल है यूपीएससी का वो ओनली लिमिटेड नहीं है बट रिकमेंडरी नेचर का है, मीन्स ये एडवाइजरी नेचर है, बाइंडिंग नहीं है। और ये यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है, वो एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। ओनली सेफ गार्ड ये है जो आंसरेबिलिटी है गवर्नमेंट की पार्लियामेंट को, कि जब भी वो गवर्नमेंट इसकी कमीशन की बात नहीं मानती तो उनको पार्लियामेंट को आंसर करना पड़ता है। फर्दर जो गवर्नमेंट है रूल्स बना सकती है जिससे रेगुलेट हो सके एडवाइजरी फंक्शन यूपीएससी का। तो आप बेसिकली हमने मोटा मोटा जो ऊपर से आपने पूरा डिस्कस होना चाहिए कि आपने पढ़ा है सारे में प्रेसिडेंट ही आ रहे हैं कि अपॉइंटमेंट से लेकर रिमूवल, प्लस जो इनका एक्सक्लूड करना है किसी सर्विसेज को, प्लस जो जुडिक्शन बढ़ाने का काम है वो पार्लियामेंट के पास है, वो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और जो भी फंक्शंस हैं और जो जुडिक्शन से अलग किए गए वो 4 मैटर। लास्ट है इसमें कि जो सीबीसी और यूपीएससी में डिफरेंस, जब सीबीसी आ जाता है 1964 में, वो यूपीएससी का रोल अफेक्ट करता है डिसिप्लिनरी मैटर्स में, बिकॉज दोनों ही गवर्नमेंट के द्वारा कंसल्ट किए जाते हैं जब भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट में। प्रॉब्लम कब आती है? जब दोनों ही बॉडीज़ की एडवाइस में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। लेकिन यूपीएससी बीइंग एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उसको एज मिलता है, उसको प्लस पॉइंट मिलता है सीबीसी में, जो सीबीसी से, जो कि केवल एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाई गई बॉडी है, जिसको स्टेटरी स्टेटस 2003 में दिया गया था। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो बिल्कुल ही कॉम्प्लीमेंट्री कि बिल्कुल इसके साथ साथ चलेगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट पढ़ा है, वहाँ पे गवर्नर पढ़ेंगे, तो सिमिलर है। तो डिस्कस करते हैं उसे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।